एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन और जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और स्टेट असेंबली के बारे में पढ़े थे। तो आज देखते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो क्या है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक सिटीजन को ये अधिकार दिया है कि हम लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चूज कर सकते हैं, या फिर हम खुद एज ए रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो वो एक चीज़ को लेकर चिंतित थे कि अगर फ्यूचर में ओपन इलेक्शन होता है तो एक कुछ सेक्शन के जो लोग होते हैं, फिर जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं, जो थोड़े गरीब होते हैं या फिर पिछले वर्ग के जो लोग होते हैं, उनको इलेक्शन में खड़े होने के लिए जो है चांस मिलेगा या फिर नहीं, या फिर जो लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, पावरफुल होते हैं, पैसे वाले होते हैं, अगर वो उनको इलेक्शन में खड़े होने से मना कर दें या फिर उनको जीतने से अगर वो रोक दें तो फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारा जो इलेक्शन होगा वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा, या फिर हम जो रिप्रेजेंटेटिव उनको चूज करेंगे वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो लेस डेमोक्रेटिक एंड लेस रिप्रेजेंटेटिव रह जाएगा। तो इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने जो वीकर सेक्शन ऑफ पीपल थे उनके लिए खास सिस्टम का सिलेक्शन किया था, या फिर वो उसको सिलेक्ट किए थे जिसको बोला जाता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है कि उसमें कुछ लोगों के लिए सीट जो है वो रिजर्व रहता है, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं या फिर जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं एससी और एसटी, उनके लिए कुछ सीट्स कॉन्स्टिट्यूशन में वो कॉन्स्टिट्यूंसी में वो रिजर्व रहता है। तो जिस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सीट होता है वो किसी एससी के लिए अगर वो रिजर्व है तो उसमें खाली कोई एससी पर्सन ही कंटेस्ट कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरे कास्ट के लोग वहाँ पे कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में एसटी लोगों के लिए कोई एक सीट रिजर्व है तो उस सीट के लिए खाली कोई एसटी पर्सन ही कंटेस्ट कर सकते हैं। So currently in the Lok Sabha election or in the Lok Sabha 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribe। तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके इलेक्शन के लिए 84 सीट खाली एससी पर्सन वहाँ पे कंटेस्ट कर सकते हैं और 47 सीट के लिए खाली एसटी पर्सन ही वहाँ पे कंटेस्ट कर सकते हैं। तो thus the reserved seat for SCs and ST do not take away the legitimate share of any other social group। तो इसलिए कोई दूसरा सोशल ग्रुप अगर चाहे तो भी वो उनके सीट को दखल नहीं कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे वो अगर इलेक्शन खड़े होने की कोशिश भी करेंगे तो फिर वो गलत होगा। तो जो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन है वो खाली लोकसभा इलेक्शन तक वो सीमित नहीं है, वो जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन या फिर जो लोकल लेवल इलेक्शंस होते हैं वहाँ तक भी उसको एक्सटेंड किया गया है। तो इन मेनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशंस लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल। तो एससी और एसटी को छोड़ के जो और एक सोशल ग्रुप है जिनको बोलते हैं ओबीसी और अदर बैकवर्ड क्लास, तो उनके लिए भी जो सीट्स है वो रिजर्व है। लोकल बॉडी ऑफ इलेक्शन जो होता है, जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं उसमें ओबीसी के लिए भी सीट जो है वो रिजर्व है। So the 1/3 of the seat are reserved in the rural and urban local bodies for women candidate। और रूरल और अर्बन इलेक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं उसमें टोटल सीट का जो 1/3 सीट्स होते हैं वो वुमेन लोगों के लिए भी रिजर्व रखा गया है। तो ये था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसका मतलब होता है कि जो सीट जिसके नाम पे रिजर्व होता है उसमें खाली वही पर्सन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है हर एक सोशल ग्रुप को इलेक्शन में खड़े होने का चांस मिलता है, प्लस वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भी चूज कर सकते हैं और सभी लोगों को एक इक्वल शेयर मिलता है। लोगों जो इलेक्शंस होते हैं या फिर जो डेमोक्रेसी होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का सबको जो है वो इक्वल चांस मिलता है। उसके बाद देखते हैं वोटर्स लिस्ट के बारे में। तो जब कॉन्स्टिट्यूंसी प्रिपेयर हो जाता है या फिर कौन कौन से एरिया को लेके कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगा वो डिसाइड हो जाता है, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये डिसाइड करना कि कौन लोग वोट दे सकते हैं और कौन लोग नहीं। तो ये जो डिसीजन होता है वो जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोगों को मिला के लिया जाता है। तो जो लोग एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए, ये जो लिस्ट है वो इलेक्शन के बहुत पहले से प्रिपेयर किया जाता है और सभी लोगों को वो पहले से ही दे दिया जाता है। तो ये जो लिस्ट है उसको हम लोग ऑफिशियली वर्ड में बोलते हैं इलेक्टोरल रोल, और जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं वोटर्स लिस्ट। तो वोटर्स का मतलब होता है जो लोग वोट दे सकते हैं। तो कौन लोग वोट दे सकते हैं उनका एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, उसको ही बोला जाता है वोटर्स लिस्ट। तो ये जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये जो है किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन का
फर्स्ट कंडीशन होता है, क्योंकि एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। तो सभी लोगों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का। तो ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का फर्स्ट कंडीशन होता है। तो इसलिए वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना जो है किसी भी इलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है। पहले हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बहुत बार पढ़े हैं। तो ये जो वर्ड है एडल्ट फ्रेंचाइज, तो फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। तो उसका मतलब होता है कि एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो सभी लोगों के पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का इक्वल वैल्यू होना चाहिए, चाहे वो कोई भी लोग हो। तो हम लोग जो है उनको वोटिंग राइट से मना नहीं कर सकते या फिर उनको हम लोग उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, चाहे वो कोई रिच हो, पोर हो, चाहे वो एजुकेटेड पर्सन हो या फिर लेस एजुकेटेड हो, चाहे वो कोई अच्छा आदमी हो या फिर बुरा। तो कोई भी पर्सन हो, हर एक पर्सन को हम लोग सिटीजन के हिसाब से ही देखते हैं और हर एक सिटीजन के पास ये अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज कर सकते हैं वोट दे के। सो हमारे जो इंडिया है कंट्री, तो उसमें जो लोग 18 ईयर्स से ज़्यादा हैं उनके पास वोटिंग राइट या जो फिर वोट देने का अधिकार रहता है। तो चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो या फिर कोई भी जेंडर का हो, सभी के पास, जो लोग 18 साल से ज़्यादा होते हैं उनके पास वोटिंग देने का अधिकार रहता है। तो कुछ कुछ केस में जो लोग को क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जिनका दिमाग अच्छा नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में या फिर ऐसे कंडीशन में उनको वोट देने से मना किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन जो है बहुत ही रेयर होता है या फिर बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना होता है वो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कौन लोग एलिजिबल है या फिर कौन लोग 18 साल से ज़्यादा है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जितने भी 18 साल से ज़्यादा के लोग होते हैं सभी का नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं, ये देखने का रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का रहता है। तो जब कोई नया मेंबर वोटिंग राइट्स को या फिर वोटिंग एज को वो अटेंड करता है या फिर कोई जो नया पर्सन जब उनको 18 साल हो जाता है तो उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में डालने का, और जो लोग किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के चले गए हैं या फिर जो लोग मर गए हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट से काट देना, ये सभी काम भी जो है देखने का काम होता है गवर्नमेंट का। ये जितने भी नाम डालने का या फिर नाम हटाने का जो प्रोसेस रहता है वो हर 5 साल बाद किया जाता है। तो ये जो इसलिए करते हैं ताकि जो वोटर लिस्ट है वो हमेशा अप टू डेट रहे। तो आजकल हमें एक नया सिस्टम देखने को मिला है जो कि एक इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं। तो हर एक के पास जो है वोटर्स आईडी बोलते हैं उसको। तो वोटिंग आईडी में हमारे फ़ोटो के साथ हमारा नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा जाता है। तो ये जो है सभी कैंडिडेट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एज ए सिटीजन को के हिसाब से। तो जब हम वोट देने जाते हैं तो वो वोटर्स कार्ड जो है, वोट आईडी जो है वो हम अपने साथ लेके जाते हैं और वोट दे के आते हैं। तो जो वोटिंग आईडी है वो कंपलसरी नहीं है कि अगर यही होगा तो ही हम वोट दे पाएंगे, और जिनके पास नहीं है तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये कंपलसरी नहीं है। तो आईडी प्रूफ के लिए और भी बहुत सारे वे होते हैं, जैसे कि राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आजकल जो है हम लोग आधार कार्ड को भी ले सकते हैं। तो ये था वोटर लिस्ट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो जैसे कि पहले भी बोला गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये अधिकार दिया है कि हम एज ए वोटर्स भी वोट दे सकते हैं, उसके साथ साथ एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी हम लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो लोग वोट देना चाहते हैं तो जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो लोग वोट इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं तो उनका जो एज है वो 25 ईयर्स होना चाहिए, और जो लोग जो वोटर होते हैं उनका एज जो है वो 18 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो लोग जिनके पास पार्टी का सिंबल होता है या फिर जिनके पास पार्टी का सपोर्ट होता है या फिर जो कोई एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं वही लोग जो है इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो इलेक्शन में खड़े होने के लिए उनको जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है उनका जो नाम है वो नॉमिनेट करता है कि कौन सा कैंडिडेट कौन से पार्टी के लिए इलेक्शन में खड़ा होगा। तो इसको कभी कभी जो है पार्टी टिकट भी बोला जाता है। तो पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। तो जो लोग खड़े होने के लिए विश करते हैं, एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट इन इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जो लोग पार्टी में इलेक्शन में खड़े होने चाहते हैं या फिर कंटेस्ट करना चाहते हैं उनको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, और उसके साथ साथ कुछ पैसा जो है उनको जो सिक्योरिटी के हिसाब से डिपॉजिट करना पड़ता है। तो रिसेंट न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट से एक नया
सिस्टम जो है वो लागू किया गया है कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ। तो जो कोई भी इलेक्शन में खड़ा होगा उनको अपने बारे में फुल डिक्लेरेशन, उनके जो है डिटेल्स में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जैसे कि सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। जो वो कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, उसके बारे में उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उसका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर है, वो किसी भी तरह के किसी भी क्रिमिनल केस में वो इन्वॉल्व नहीं है। और डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लिएबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट्स एंड हीज और हर फैमिली, और उसके पास कितने संपत्ति है या फिर कितना प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, सभी के बारे में एक डिटेल डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि उसका जो है खुद का घर है या फिर खुद का ज़मीन है, प्रॉपर्टी कितना है, गाड़ी कितना है, जो जो कोई भी उनका जो एसेट होता है वो सभी के बारे में डिटेल डिक्लेरेशन देना पड़ता है। या फिर उनका जो एनुअल इनकम को लोग उनका जो एनुअल इनकम है वो कितना है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, वो जो कैंडिडेट है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये सभी के बारे में उनको डिटेल में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो ऐसा भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। और ये जितने भी डिक्लेरेशन किया जाएगा कैंडिडेट्स के द्वारा वो सभी पब्लिकली किया जाएगा, मतलब पब्लिक जो है उसको देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे, तो उसके बेसिस पे वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो कौन से कैंडिडेट्स को चूज करें और कौन से कैंडिडेट्स को नहीं। ये था नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इलेक्शन।